कभी सोचा है कि एक कंपनी की एचआर पॉलिसी धीरे धीरे एक पूरे देश का कानून बन जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर भारत में कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। आज हम उसी असाधारण 261 साल के सफर को समझेंगे कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाए हुए नियम भारत के मॉडर्न लीगल सिस्टम की बुनियाद बन गए। ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था, 2.5 सदियों से भी ज्यादा लंबा। इसकी शुरुआत हुई 1600 में एक सिंपल से ट्रेडिंग लाइसेंस यानी रॉयल चार्टर से। लेकिन फिर वक्त के साथ कई टकराव हुए, सुधार हुए और ये सिलसिला 1861 में जाकर एक यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम पर खत्म हुआ। ये कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि एक धीमी, थोड़ी उलझी हुई और अनजाने में हुई क्रांति थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी की रूल बुक ने एक पूरे देश की न्याय व्यवस्था को शक्ल दे दी? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम से। सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी अपने घर से हजारों मील दूर। अब कंपनी उनके बीच डिसिप्लिन कैसे बनाए रखेगी और ये कैसे पक्का करेगी कि सब लोग नियमों को माने? तो ये जो 1600 का चार्टर था ना, ये सिर्फ एक ट्रेड लाइसेंस से कहीं ज्यादा था। हाँ, इसने कंपनी को ट्रेड की मोनोपोली तो दी, लेकिन इसका सबसे जरूरी हिस्सा ये था कि इसने कंपनी को अपने गवर्नेंस के लिए उचित कानून और अध्यादेश बनाने की पावर दी। बस यहीं पर लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर के बीच बो दिए गए थे। अच्छा, शुरू में ये कानूनी ताकतें बहुत लिमिटेड थीं। कंपनी अच्छे शासन के लिए नियम बना सकती थी और अगर कोई उन्हें तोड़ता तो उस पर फाइन या थोड़ी बहुत कैद की सजा हो सकती थी। लेकिन मर्डर जैसे बड़े क्राइम के लिए कानून बनाने का कोई हक नहीं था। असल में इन शुरुआती कानूनों का मकसद भारत पर राज करना था ही नहीं, बल्कि सिर्फ अपने कर्मचारियों के बीच अंदरूनी अनुशासन बनाए रखना था। लेकिन जैसे जैसे कंपनी की बस्तियां बढ़ीं, गड़बड़ शुरू हो गई। हर बस्ती के अपने अलग नियम थे, जिससे एक तरह की कानूनी खिचड़ी पक रही थी। कंपनी एक थी, पर न्याय के चेहरे अनेक थे। ये इस बात पर डिपेंड करता था कि आप हैं कहाँ। मद्रास का उदाहरण इस बटे हुए सिस्टम को बिल्कुल साफ दिखाता है। व्हाइट टाउन में, जहां अंग्रेज रहते थे, वहां कंपनी के नियमों वाली अदालत थी। लेकिन ब्लैक टाउन में भारतीय निवासियों के लिए लोकल ट्रेडिशन पर आधारित एक चौल्ट्री कोर्ट थी, जिसे एक लोकल अडिगर चलाता था। मतलब एक ही शहर में दो अलग अलग कानूनी दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। अब ये जो लीगल केओस था, ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। और यहीं से कहानी में आता है सबसे ड्रामेटिक ट्विस्ट। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और क्राउन के नए नवेले सुप्रीम कोर्ट के बीच आमने सामने की टक्कर। अचानक पूरा सिस्टम खुद से ही लड़ने लगा। जरा सोचिए, क्या होता है जब दो विरोधी अदालतें दोनों ही ये कहें कि असली बॉस तो हम हैं और आखिरी अधिकार का दावा करें। ये एक ऐसा सवाल था जो एक बहुत बड़े संवैधानिक संकट को जन्म देने वाला था। और इस टकराव की चिंगारी बना कोसी जुराहा केस। कहानी सिंपल थी। कलकत्ता के एक व्यापारी काशीनाथ बाबू ने एक जमींदार कोसी जुराहा के राजा पर एक बड़े कर्ज के लिए नए सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। देखने में तो एक सीधा साधा कर्ज का मामला था, पर इसने एक जबरदस्त तूफान खड़ा कर दिया। और बस यहीं से असली ड्रामा शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने राजा के खिलाफ गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया, तो गवर्नर की काउंसिल ने राजा को बोला, इग्नोर करो। कोर्ट का मानना था कि राजा उसके अंडर है, क्योंकि वो कंपनी के लिए टैक्स वसूलता है। काउंसिल ने कहा, बिल्कुल नहीं, जमींदार कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। फिर जब कोर्ट ने राजा की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए एक हथियारबंद पार्टी भेजी, तो काउंसिल ने उन्हें रोकने के लिए अपने ही सैनिक भेज दिए। इस सिचुएशन की गंभीरता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। गवर्नर जनरल ने अपने मिलिट्री कमांडर को एक हैरान कर देने वाला आदेश दिया, शेरिफ और उसकी पार्टी को रोको और गिरफ्तार कर लो। सोचकर देखिए, कंपनी की आर्मी को कोर्ट के ऑफिसर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। सिस्टम पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव आमने सामने थे। अब सवाल यह था, जीतेगा कौन? इस क्राइसिस का सलूशन क्या होगा? उस वक्त के संकट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट से सुलझा तो लिया गया, पर इसने एक गहरी प्रॉब्लम को सामने ला दिया कि पूरा सिस्टम अभी भी इनएफिशिएंट था, कंफ्यूजिंग था और काफी करप्ट भी। और इसी वजह से शुरू हुआ रिफॉर्म्स का एक नया दौर, जिसका मकसद था एक प्रॉपर लॉजिकल सिस्टम बनाना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस केओस को ठीक करने की एक बड़ी कोशिश की। पहले 1787 में उन्होंने सोचा कि चलो एफिशिएंसी के लिए टैक्स और जस्टिस दोनों की पावर यूरोपियन कलेक्टर को दे देते हैं। लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया कि अरे,
इससे तो एक ही आदमी के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ गई है। इसलिए 1793 में उन्होंने एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया और पावर के मिसयूज को रोकने के लिए जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर्स को फिर से अलग कर दिया। इसके बाद आए लॉर्ड विलियम बेंटिंक और उनके टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, ये एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था। बेंटिंक से पहले भारतीय जजों यानी मुंसिफों की भूमिका काफ़ी लिमिटेड थी, लेकिन बेंटिंक के रिफॉर्म्स ने उनकी पावर को काफ़ी बढ़ा दिया। प्रिंसिपल सदर अमीन की एक नई ऊंची पोस्ट बनाई और सबसे ज़रूरी बात, जुडिशियल सर्विस को सभी भारतीयों के लिए खोल दिया, चाहे उनकी जाति, पंथ या धर्म कुछ भी हो। ये जुडिशरी को प्रोफेशनलाइज करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इतने सारे रिफॉर्म्स के बाद भी हम कहानी के फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं, जहां एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। इंडिया में दो पैरेलल यानी समानांतर सुप्रीम जुडिशियल सिस्टम चल रहे थे, एक क्राउन की अदालतें और दूसरी कंपनी की अदालतें। ये सिस्टम बहुत ही कंफ्यूजिंग और इनएफिशिएंट था। प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। एक तरफ थी क्राउन की सुप्रीम कोर्ट्स, जहां इंग्लैंड से आए प्रोफेशनल लॉयर्स बैठते थे और इंग्लिश लॉ इस्तेमाल करते थे, और दूसरी तरफ थी कंपनी की सदर अदालतें, जिसे कंपनी के सिविल सर्वेंट्स चलाते थे, जिनके पास अक्सर लीगल ट्रेनिंग नहीं होती थी और जो हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज देखते थे। बिल्कुल अलग जुरिस्डिक्शन, बिल्कुल अलग अप्रोच, तो टकराव तो होना ही था। और फिर आया फाइनल सॉल्यूशन, 1861 का इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट। इसने सीधे सीधे दोनों पुराने सिस्टम्स को, सुप्रीम कोर्ट्स और सदर अदालतों को खत्म कर दिया और उनकी जगह हर प्रेसिडेंसी में एक नया सिंगल इंस्टीट्यूशन बनाया, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। इन नई अदालतों को दोनों पुरानी अदालतों की सारी पावर्स मिल गईं, जिससे एक यूनिफाइड अथॉरिटी बनी, और यही वो स्ट्रक्चर है जो आज भी इंडियन जुडिशरी का आधार है। तो इस 261 साल के लंबे सफर ने एक यूनिफाइड जुडिशियल स्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन इसकी जो बुनियाद थी, जिसमें विदेशी कानून और स्थानीय रिवाज, कॉरपोरेट इंटरेस्ट और क्राउन की अथॉरिटी, सबका एक मिश्रण था, उसने आखिर मॉडर्न इंडिया में न्याय के विचार को कैसे शक्ल दी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है।